क्या है? ब्लड, खून। और बड़े बुजुर्ग तो बोलते ही यही है कि अगर गर्व करना है तो अपने खून पे करिए आप। तो इस शरीर में क्या है? खून। तो अभी रमेश जी सर बता रहे थे कि मर्दा में कार्बन को बनाए रखना है आपको। जो जीवाणुओं का भोजन होता है मुख्य रूप से वो कार्बन के रूप में ही भोजन करते हैं। और जीवाणु का मेन फंक्शन क्या होता है? कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने भोजन लिया, अभी कुछ भी मान लो नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, अगर वो 2 दिन तक अपने पेट में ऐसा कैसा पड़ा रहे तो क्या होगा? आदमी की फाइल निपट जाएगी, हो जाएगी ना। तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? अपने शरीर में भी ऐसे बैक्टीरिया हैं लाभदायक जो उस भोजन को पचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो मिट्टी के अंदर भी मिट्टी का खून होता है, मर्दा का खून होता है। तुलना ऐसा करिए, अपने शरीर में क्या है? खून है, मिट्टी में सेम वैसा ही खून है। अब आपका कर्तव्य ये बनता है, अपना सबका कर्तव्य ये बनता है कि अपने शरीर में जैसे खून को बनाए रखें ना, उसी तरीके से मिट्टी के खून को बनाए रखिए आप। लेकिन अभी वर्तमान में किसान कर क्या रहे हैं? सिर्फ यूरिया आधारित खेती करते हैं, यूरिया और डीएपी आधारित खेती। उससे तो वो खून नहीं बढ़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि उस खून को कैसे बढ़ाया जाए। खून बढ़ाने का, मिट्टी के खून को बढ़ाने के 4 घटक होते हैं मोटे मोटे। तो मैं थोड़ा सी चर्चा कर देता हूँ उनके बारे में, जब तक अपने बीच में आ रहे हैं दूसरे अपने अतिथि व्याख्याता। तो पहला जो घटक है वो है कार्बनिक कार्बन। अभी बताया भी था देवलाल जी ने, रमेश जी ने, और भी कई लोग सब यूज भी करते हो आप। तो कार्बनिक खादों में कार्बन जो बढ़ाते हैं कार्बनिक कार्बन को, तो कार्बनिक खादें होती है। पहला घटक क्या है? कार्बनिक खादें। उसका मुख्य घटक गोबर की खाद को मानते हैं अपने यहाँ। गोबर की खाद आप या तो सड़ा गला के डायरेक्ट डाल सकते हैं, या फिर उससे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, या फिर उससे कंपोस्ट बना सकते हैं। अभी एक एमपी का एक ज़िला है अपने यहाँ बॉर्डर के ऊपर ही है, और उसका कोई गांव है, तो वहाँ के पंचायत ने ऐसी पहल की है अभी कि गांव से गीला कचरा और सूखा कचरा अलग एकत्रित करके उससे कंपोस्ट बना के अपने किसानों को वो अवेलेबल कराती है पंचायत। और जो भी रियायती उसकी मिनिमम रेट है ना, उसके माध्यम से। और बहुत अच्छा मॉडल है। और उसी मॉडल के आधार पे भारत सरकार ने उस पंचायत को 1.5 करोड़ रुपए दिए थे उसको एनरिच करने के लिए, अकेले उस मॉडल के लिए, कि ये मॉडल पूरा लार्ज स्केल पे करना है। तो पहला घटक है जैविक खादों में गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। अभी देवलाल जी ने, इन्हें रमेश जी ने बहुत अच्छा बताया। और दूसरा घटक जो आता है मिट्टी के खून को बढ़ाने में, हरी खाद। अभी मैंने पहले भी एक थोड़ा सी बताया था, कम किसान थे उस समय, कि अपने शरीर को तो धो लिया आपने, कपड़े धो लिया आपने, क्यों धोते हैं? गंदगी को दूर करने के लिए, सफाई के लिए, कि अच्छा लगे, अच्छा कंफर्ट महसूस करें। कभी आप अपनी मिट्टी को धोने का भी प्रयास करिए। अगर मिट्टी को नहीं धोओगे तो आपके मिट्टी में इतना जहर जमा हो जाएगा वहाँ कि एक दिन ऊंचे हाथ खड़े कर देगी। कभी आप अपने बैंक में जाते हैं और अगर उसमें निकालते ही निकालते रहोगे, आप मांगीलाल बनते रहोगे, तो एक दिन बैंक मैनेजर क्या बोलेगा आपको? भैया तेरा अकाउंट खाली है, प्लीज़ डिपॉजिट कराइए, फिर बाद में निकालिए, ये बोलेगा ना। तो अभी मिट्टी के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ डिपॉजिट तो करना है। आप दिन रात उससे निकालते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ मात्रा में उसमें कृषि आदान जो है, जैविक खादें हैं, वो डालिए। तो दूसरा घटक है हरी खाद। हरी खाद से कई फायदे होते हैं मिट्टी में। एक तो मिट्टी को पोषरी बनाता है वो, और उसके अंदर एक सोडियम लवण पाया जाता है। जैसे अपने शरीर में अभी देखना, जितने भी आदमी जैसे अभी मोटापे से ग्रसित होते हैं या कोई बीमारी से ग्रसित होता है ना, यानी ओवरवेट जो 100 से ऊपर जाए, तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फ्री रेडिकल पड़े रहते हैं अपने शरीर में, जो किसी काम के नहीं है, वो शरीर को नुकसान पहुंचाते रहते हैं दिन रात। तो मिट्टी के अंदर भी वो एक ऐसा लवण है सोडियम, जो जहर की तरह काम करता है। अगर वो सोडियम लवण जितना बढ़ता रहेगा ना, आपकी खेती में उत्पादन घटता रहेगा। तो उसका काउंटर पार्ट कौन कर रहा है? हरी खाद। हरी खाद क्या करती है? वो सोडियम को वहाँ से धो के दूर निकाल देती है। कपड़े धोते हैं तो कपड़े से मेल कौन निकाल रहा है? साबुन जो आता है ना अपना, उसका रिएजेंट है ना, जो माध्यम की तरह काम करता है, तो साबुन उस गंदगी को बाहर निकालता है।
तो हरी खाद क्या करेगा, मिट्टी की गंदगी को बाहर निकालेगा, ऑटोमेटिकली आपकी मिट्टी तरोताज़ा। तो बताइए इसमें कोई बुराई है? और कुछ भी नहीं करना इसमें। आप सन बीजा या जो भी बोलते हैं, यहाँ सन ही बोलते हैं उसे विज्ञान की भाषा में तो, और ढेंचा, तेज़ी से बढ़ने वाली दलहनी फसलों को आपको लेना है। अभी हमारे वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में भी हमने डेमो लगाया था किसानों को बताने के लिए, और उसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सी सीड अवेलेबल नहीं हो पाता अभी किसानों को। तो जिसको भी लगाना है आप डायरेक्ट या तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी मिलता है आजकल, तो बाज़ार में सब जगह मिल जाता है, जिसे ढांढूण भी बोलते हैं। हमारे जयपुर रीजन में तो पशुओं को भी खिलाते हैं, उसे बाटे के अंदर मिला के पशुओं को खिलाते हैं ताकि प्रोटीन की मात्रा बढ़ सके दूध के। तो उसे ढांढूण बोलते हैं। ढेंचा, ढेंचा क्या है कि उसका पीएच मान होता है 6 के लगभग। तो 8 पीएच की अगर मिट्टी होगी आपकी, तो वो उस मिट्टी को न्यूट्रल करते हुए 6.5-7 तक ले जाता है। तो ऑटोमेटिकली सोडियम लवण वहाँ से हट के दूर चला जाता है। तो दूसरा जो घटक है मिट्टी के खून को बढ़ाने में, वो है हरी खाद। हरी खाद अवश्य करिए आप हर 1-2 साल से, और मिट्टी को धोने का प्रयास करिए आप। अगर मिट्टी अगर धीरे धीरे आपके जहर युक्त बंद हो जाएगी, तो धीरे आपके वहाँ उत्पादन की संभावना 0 हो जाएगी। तो मेरा तो यही निवेदन है आपसे कि आप हर 1-2 साल में या हर प्रतिवर्ष उसके अंदर हरी खाद जरूर लीजिए। और आपके यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, पानी की कमी होती है वहाँ पर दिक्कत आती है कि हरी खाद नहीं कर पाता किसान, उसके पास में समस्या रहती है कि पानी कहाँ से दे वो। तो अभी आपके जैसे ही सरसों है, सरसों की कटाई आपने कर ली, कटाई करने के बाद में आप अपनी सरसों को इकट्ठा कर लीजिए। अगर आप थ्रेसिंग नहीं कर पाते हैं तो इकट्ठा करके आप उसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे करिए और उसको मिट्टी में दबा दीजिए। ऑटोमेटिकली वो खाद आपका जो उसका डंठल था जिसको आग लगाने की संभावना, तो ये तीसरा घटक आता है, मैं तीसरा घटक बता रहा हूँ, उस पर चर्चा करते हैं। जो मिट्टी के खून को बढ़ाने वाला तीसरा घटक क्या है? फसल अवशेष प्रबंधन। जितने भी फसल अवशेष है उन फसल अवशेषों को आपको मिट्टी में दबाना है। अगर मिट्टी में नहीं दबा पाओगे आप और उनको जलाओगे, तो आप देखिए कि ईंट कहाँ से बन के आ रही है, कोई बता सकता है? जब मकान का निर्माण करते हैं उसमें ईंट कहाँ से बनती है? मिट्टी से। मिट्टी को अपन गीला करते हैं किसी मीडियम के माध्यम से मिला लेते हैं, कुछ चूरा वगैरह, या देखते हैं यार भट्ठे वगैरह लगे हुए हैं आपके, तो क्या करता है वहाँ पर कारीगर, वो उस मिट्टी को सांचे में ढाल के आग में पकाता है, यही है ना। अब आग में पकाने से आप सोचिए उसके अंदर से क्या गायब हुआ, उसके अंदर से जो जीवित जीव थे ना, और जो कार्बन था, वो कार्बन जल के मिट्टी के कणों को बांध दिया। आप उस मिट्टी को ईंट में बदलने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगा ना, 1 दिन लगा मात्र, लेकिन वो ईंट वापस मिट्टी में बदलेगी ना तो आपको हज़ारों साल लग जाएंगे। तो सोचिए आप अपनी मिट्टी को अगर आग लगा दोगे ना फसल अवशेष पे, तो वो आपकी मिट्टी ईंट में बदल जाएगी। तो कभी भी आग नहीं लगानी फसल के ऊपर। वो जब भी कटाई करते हो आप, जो अवशेष रहते हैं उन अवशेषों को मिट्टी में मिलाइए आप। और जो वेस्ट डिकम्पोजर क्या करता है, कई बार आप सुने भी होंगे, कई किसान यूज भी करते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर का आपको खड़ी फसल में, जो आपकी फसल है ना, उस पर स्प्रे नहीं करना कभी भी। उसको आप मिट्टी में चलाइए आप पानी के साथ में, या जो फसल अवशेष है ना उसके ऊपर स्प्रे करके मिट्टी में दबाइए, ताकि उसमें जीवाणु रहते हैं अपने लाभदायक। वो जीवाणु क्या करते हैं, उस अवशेष को सड़ा गला के पौधे के लिए भोजन की तरह काम कराते हैं। वो अपनी मिट्टी के अंदर देखना आप, कभी कभी आदमी का ऐसे समझिए इसको आप, आदमी भोजन करता है और अचानक से उसका पेट दुखने लग जाता है, क्या हुआ उसमें? तो बता सकता है? आप बताना सर। भोजन किया, हाँ 1 मिनट, क्या होगा उसमें? भोजन करते ही कुछ समय बाद में उसका पेट दुखने लग जाता है, गैस बनता है, बिल्कुल वो अच्छा है। उसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, बैठिए, कि जो बैक्टीरिया लाभदायक अपने शरीर में थे ना, उनकी जगह हानिकारक बैक्टीरिया वहाँ पर अटैक कर दिया, और जो लाभदायक बैक्टीरिया था ना उसकी संख्या धीरे धीरे घट के बिल्कुल 0 पे चली गई। तो शरीर में क्या हुआ, जो रिएक्शन होनी थी, जो पाचन होना था, वो पाचन नहीं होकर वो जगह की जगह जाम हो गया। जाम ही तो हो जाता ना, अपनी आंत के अंदर वो जाम हो गया, और जाम हो गया तो पेट दुखने लग जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाता है, वो गोली देता है, दवा देता है। तो मिट्टी में भी सेम ऐसा ही हो रहा है। आपने जो यूरिया DAP डाला है ना,
वो मिट्टी के पेट को ख़राब कर रहा है अभी। ऐसा सोचिए आप, जो डीएपी आपने अभी जैसे मान लो आपने सरसों में डाला है, गेहूं में डाला है, धनिया में डाला है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत मिल जाता है पौधे को। उसमें से मात्र 15 से 20% डीएपी पौधे को मिलेगा, इतनी ही उसकी है उपलब्धता। बाकी 85% आपकी मिट्टी में पड़ा रहता है वो। तो बताइए उसको उपलब्ध कराने के लिए क्या चाहिए। तो चौथा जो घटक था मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे, 3 घटक मैं पहले आपको बता चुका, एक बार चर्चा कर देता हूँ। मिट्टी के खून को बढ़ाने वाले पहला घटक है जैविक खादें, दूसरा है हरी खाद, तीसरा है फसल अवशेष प्रबंधन जरूर करिए। आग नहीं लगानी फसल पे, कभी भी आग लगा दी ना आपने फसल अवशेष पे, आपकी मिट्टी ईंट में बदल जाएगी। और उसका रिजल्ट ये होगा कि एक तो आपके डीजल ज़्यादा जलेगा वहाँ ट्रैक्टर में, और हाई पावर का ट्रैक्टर चाहिए वहाँ, फिर 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर काम नहीं करेगा। जबकि आज मेरे घर पे में जो आपके यहाँ चलता है टेफे का ट्रैक्टर है ना, टेफे का नाम सुना है आपने, 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आज भी वही खेती करता है, क्योंकि अपने को पता है कि भैया ये डालेगा तो ये होगा नुकसान। आपके अभी मैंने भवानी मंडी में देखा एक, अभी वो जापान का एक ट्रैक्टर आ रहा है, कुबोटो नाम है उसका, 10 लाख रुपए कीमत है उसकी, और डीजल कितना खा रहा है ध्यान है क्या आपको? 6 लीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरा ट्रैक्टर 4 लीटर में काम कर देगा। और वो रिजल्ट किसका हुआ ये सोचिए आप, क्यों लाया गया उसको? क्योंकि वहाँ की ज़मीन ईंट की तरह बदल गई। तो ईंट की तरह बदल गई तो उसके लिए भारी ट्रैक्टर चाहिए आपको, क्योंकि उसके अंदर से कार्बन गायब हो गया वहाँ, और कार्बन की जगह वहाँ डीएपी जमा हो गया, जहर जमा हो गया। तो आप उसको कैसे अवेलेबल कराओगे पौधे को? उसका तरीका ये है कि जो चौथा घटक है जैविक उर्वरक आते हैं, जिन्हें जैव उर्वरक के नाम से या बायो फर्टिलाइजर के नाम से भी जानते हैं, वो क्या करते हैं? मिट्टी के हाजमे को सुधारते हैं। अप्राप्य अवस्था में जो पोषक तत्व पड़े हुए हैं ना, उनको प्राप्य अवस्था में पौधे को देंगे वो। यानी जो जहर आपके मिट्टी में जमा है उसको काउंटर करने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जैव उर्वरकों, जो बायो फर्टिलाइजर है, उनका रहता है। तो ये अलग अलग ब्रांड के नाम से आते हैं। आपकी एक में कंपनी नहीं है, वो एक तरह से सहकारी समिति है, और आप नाम भी सुना होगा आपने, इफ्को। मैं किसी प्राइवेट कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इफ्को का ज़रूर मैं लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? वो किसानों द्वारा, किसानों की कंपनी है, और किसान ही खुद उसके शेयर होल्डर होते हैं, मालिक होते हैं। तो आप देखना इफ्को का बायो फर्टिलाइजर के नाम से अलग अलग आते हैं। उसमें राइजोबियम कल्चर आता है, पीएचपी कल्चर आता है, पोटास मोबिलाइजर आता है, जिंक सोल्यूबलाइजर आता है, एनपी का कंसोर्टिया आता है। तो इनका ज़रूर उपयोग करिए। उपयोग करने का तरीका ये है, या तो बीजोपचार करिए, बीजोपचार नहीं कर पाओगे तो उसको आप भूमिक उपचार के माध्यम से ले सकते हैं आप। सोइल एप्लीकेशन, जैसे मिट्टी में आप जैसे अभी फेंकते हैं ना, कभी देखना आपके चने के अंदर रूट रोट लग जाता है चने के अंदर। अभी सर आएंगे हमारे झालावाड़ से चल रहे हैं, डॉक्टर टीसी वर्मा सर, काफ़ी अच्छा बताएंगे। और वो कीट वैज्ञानिक है, यानी जो फसल संरक्षण है या पादप संरक्षण है उसके ही वैज्ञानिक है, और हमारे हेड भी हैं, जॉइंट साहब भी आ रहे हैं अभी। तो काफ़ी अभी चर्चा करेंगे अपन। थोड़ा सी धैर्य जरूर बना के रखिए। देखो आपके लिए आयोजित किया गया है। और एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, सरकार के 3 काम होते हैं। मैं कई बार कई मंचों से बोलता हूँ, एक खुले आम, सरकार कभी भी कोई चीज़ आपके लिए अगर रिलीज़ कर दी ना, वापस नहीं लेगी उस चीज़ को। जो किसानों के हित में अगर कोई काम वहाँ से ऑर्डर हो गया हमारे को, अभी ये कोई आज का थोड़ी है कि तुरंत कर दिया इसको आयोजित। सरकार ने 2022-23 के अंदर इसका बजट अलर्ट कर दिया था पहले ही, और आज ये आपके ब्लॉक स्तर पे पहला प्रोग्राम हो रहा है। अभी इस तरीके के 8 प्रोग्राम होंगे। जितने आपके झालावाड़ में ब्लॉक है ना, सभी ब्लॉक पे 150 से 200 किसानों को जागरूक करना है। पहला काम है सरकार का समय, दूसरा है सरकार का पैसा, और तीसरा है सरकार का प्रयास। एक ही धारा में चलते हैं, बैक नहीं आते कभी भी, वो आपके लिए ही है। तो हम तो 100% यही प्रयत्न करते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना, किसान के पास जाए। अब किसान कंधे से कंधा मिला के सहयोग करेगा तो ही जाएगी वो, अन्यथा नहीं जा पाएगी। अभी आप में से कई ऐसे भी लोग होंगे जो ये अभी किट दिया ना, वो या तो किसी होटल के ऊपर मिलेगा, घर तो जाएगा ही नहीं वो। तो ये नहीं होना चाहिए। इस किट को बनाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने कितना काम किया है वो सोचिए आप। तो जो टेक्नोलॉजी आपको अभी दी है, इसमें अलग अलग जैसे फसल बीमा के बारे में दिया है, या धनिया की खेती के बारे में है, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं उनके बारे में आपको एक पंपलेट दिया है राजस्थान सरकार कृषि विभाग का एक। तो इन चीज़ों को पढ़िए आप, और इनको
ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उतारिए। हमारा निवेदन यही है। बाकी चर्चा करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर गोपाल जी हैं, पशुपालन के वैज्ञानिक हैं यहाँ। तो मैं सर से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ उन्नत पशुपालन कैसे करा जाए, और इसकी 4 चीज़ें होती है। आप थोड़ा सी सुनिए, मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूँ उसके बारे में। अभी आप देखिए, यहाँ अगर छांव नहीं होती, अगर यहाँ कुर्सी नहीं होती और दरी नहीं होती तो कितना कंफर्ट महसूस करते आप? बैठ पाते आराम से? नहीं बैठ पाते ना। पशु को भी आवास चाहिए। कैसा चाहिए? वैज्ञानिक आवास। पहला जो घटक होता है पशुपालन में, अच्छी नस्ल होनी चाहिए आपके पास। नस्ल अच्छी नहीं है ना तो आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि मैं अच्छा दूध ले सकूँ उससे। अब उस नस्ल की क्षमताएं 2 लीटर की 4 लीटर कहाँ से देगी वो आपको? तो पहली नस्ल अच्छी होनी चाहिए, दूसरा वैज्ञानिक पशु आवास होना चाहिए, तीसरा उसको संतुलित बाटा चाहिए, चौथा उसको बीमा और चिकित्सा। ये 4 घटक हैं। इन चारों को कॉम्बिनेशन के साथ करिए। सर आप उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।